basic classes of English language. This is M. Rahman and you are attending our new topic superfluous words and expressions. आप हमारे previous lectures में वेरियस टॉपिक्स रिलेटेड टू ग्रामर को सीखते रहे हैं और सुनते रहे हैं. आई होप कि आज का ये नया टॉपिक जो कि आपके रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए बनाया गया है बहुत अहम है. हम स्टूडेंट्स और लर्नर्स ऑफ इंग्लिश अक्सर ये करते हैं कि इंग्लिश के रूल्स सीखते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस को गो थ्रू करते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं और अपने आप को वोकैब के अंदर प्रोफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं. कुछ ऐसे रूल्स जो जनरली हमें बुक्स में हम जिनको कम अक्रॉस नहीं करते, हम उनके यूज टू नहीं हो पाते और एक्सपर्ट ना होने की वजह से हम कुछ ऐसी कमियां जिनको अनजाने में बार बार करते रहते हैं, उनमें से एक है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस. तो हम इस लेटेस्ट टॉपिक के साथ आज आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं और आज समझते हैं कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस क्या होती हैं. जब भी कभी हम कोई राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हम एक बात को अनजाने में कई बार रिपीट करते हैं. एक तो रेपिटेशन ऐसा होता है कि हमने एक सेंटेंस लिखा और उस सेंटेंस के अंदर अगर कोई वर्ड्स आए हैं तो हमने उसको बार बार यूज करना है क्योंकि हमें बहुत अच्छी वोकैबुलरी नहीं आती. वोकैबुलरी ना आने का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि हमें लिव मीन्स रहने का एक वर्ड लिव आता है तो हम कहीं पर ड्वेल नहीं करेंगे और रेजिडेंस जैसे वर्ड्स यूज नहीं करेंगे. तो क्या हम उनको एक ही एक्सप्रेशन को बार बार यूज करते रहते हैं जो कि हमारे राइटिंग सेक्शन के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं मानी जाती है. तो हमारे पास जो वैरायटी ऑफ वर्ड्स होना चाहिए. दूसरे, हम किसी एक बात को अनावश्यक वर्ड्स लिख करके उसको दो बार एक्सप्रेस करते हैं जो कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के अंदर आती है. तो जैसे कि आप देख रहे हैं सुपरफ्लुअस मीन्स सर्विंग नो यूजफुल पर्पस और हैविंग नो एक्सक्यूज फॉर बीइंग. सर्विंग नो यूजफुल पर्पस यानी हम कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जिसका कोई विशेष पर्पस नहीं होता और जो वर्ड हमने बाद में बोला है उसका एक्चुअली अर्थ हम पहले ही एक बार दे चुके हैं. जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया है एब्सोल्युटली सर्टेन. अब हम जब एब्सोल्युटली को देखें तो एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल और सर्टेन का मतलब होता है बिल्कुल निश्चित. तो निश्चित के अंदर बिल्कुल अंडरस्टूड है. अब जैसे कि आप हिंदी में कहें कि लौट कर वापस आए, तो अगर आप लौटे हैं तो निश्चित रूप से वापस तो आए हैं और वापस आए हैं तो लौटे हैं. तो अगर एक ही वर्ड यूज कर लेते तो बेहतर होता. अब हम क्या करते हैं कि एक ही एक्सप्रेशन को टू डिफरेंट वर्ड्स में बोलते हैं जो कि सुपरफ्लुअस के अंदर आ जाता है और एक तरह की एरर होती है. हमें मिनिमम वर्ड्स में बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न पर बोलना होता है कि हम बहुत ही रिक्वायर्ड वर्ड्स बोलें और कुछ भी एग्जैजुरेट ना करें या हम कहीं भी वर्ड्स को रिपीट ना करें और हमारी बात हो जाए. वो एक अच्छी एक्सप्रेशन कहलाती है. तो हम कहां पर किस वर्ड के साथ कौन सा एक्स्ट्रा वर्ड यूज करते हैं वो सुपरफ्लुअस के अंदर आता है क्योंकि वह कोई पर्पस सर्व नहीं करता, उसका कोई अतिरिक्त मीनिंग नहीं होता, वो यूजलेस रहता है और उसके एक्सक्यूज फॉर बीइंग और उसके वहां पर एग्जिस्ट करने का कोई रीजन नहीं होता. आइए बहुत जल्दी से शुरू करते हैं. एब्सोल्युटली सर्टेन. एब्सोल्युटली का मतलब आप समझते हैं कि पूरी तरह से और सर्टेन निश्चित, जैसा कि अभी हमने बताया था. तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि सर्टेन के साथ एब्सोल्युटली यूज नहीं करना है. आप कहेंगे हिज अराइवल इज एब्सोल्युटली सर्टेन. जब सर्टेन है तो वो एब्सोल्यूट तो है ही, वह निश्चित रूप से आएगा. तो आप कहेंगे कि हिज अराइवल इज सर्टेन. देखिए यहां पर है टू गेट सक्सेस firm aim. A firm aim is absolutely certain. तो एम रखना निश्चित है कि आप एम रखें. तो यहां पर हमें एब्सोल्युटली यूज नहीं करना है. इसके बाद आता है रिटर्न बैक. लौट कर वापस आए. जब आप लौट आए हैं तो वापस का कोई मीनिंग नहीं है और आप वापस आ गए हैं तो लौटने का कोई मीनिंग नहीं है. तो
तो आप रिटर्न के साथ बैक यूज नहीं करते हैं, तो ये हम रिजेक्ट करते हैं। ये आपका सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितनी भी रेड कलर के अंदर हमने यहाँ पर एक्सप्रेशंस डाली हैं, वर्ड्स डाले हैं, वो हमें नहीं लिखने हैं। अब हमें यहाँ पर समझने की बात यह है कि किस सेंस में और किस सेंटेंस में। यहाँ पर है ब्लंडर मिस्टेक। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लंडर मिस्टेक, यहाँ पर ब्लंडर, यहाँ मिस्टेक रेड कलर में है और यहाँ पर जो आपका ब्लंडर है वो रेड कलर में है, मिस्टेक जो है ब्लू कलर में है। सबसे पहले समझते हैं ब्लंडर क्या होता है। ब्लंडर एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और मिस्टेक एक मिस्टेक है, तो ब्लंडर और मिस्टेक एक ही बात हुई। बस अंतर इतना है, ब्लंडर एक बहुत बड़ी मिस्टेक कंसीडर की जाती है और मिस्टेक छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो एक्चुअल में है दोनों मिस्टेक्स ही, तो या तो आप ब्लंडर बोलिए या फिर आप मिस्टेक बोलिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ मिस्टेक हम हटाते हैं और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर हम ब्लंडर हटाते हैं। तो या तो आप मिस्टेक यूज कीजिए या केवल ब्लंडर यूज कीजिए। यू मेड अ मिस्टेक। आपने हमारे लेक्चर कोलोकेशन में सुना होगा कि गलती करने में डू अ मिस्टेक नहीं आता। गलती करने में डू अ मिस्टेक नहीं आता, मिस्टेक के साथ हम डू नहीं मेक लगाते हैं। और इसी तरह के दूसरे एरर्स अगर हम करते हैं, कोई हम क्राइम करते हैं, तो क्राइम को करने में कमिट आता है। जैसे कि आपने हमारा पुराना लेक्चर लगने के ऊपर वेरियस सेंस में लगने के इंग्लिश के मीनिंग्स देखे होंगे, वैसे ही आप हमारा लेक्चर डू के सेंस में कि डू के कितने मीनिंग्स हो सकते हैं, किस वर्ड के लिए, ये आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर डू अ मिस्टेक नहीं होता, कोलोकेशन होता है मेक अ मिस्टेक या कमिटेड अ क्राइम या कमिटेड अ मिस्टेक। मेक अ मिस्टेक इज बेटर और क्राइम के साथ आप कमिट लगाते हैं। तो इस तरह के जो क्लास है कोलोकेशन से रिलेटेड वो हमको एंड स्क्रीन पर आपको अवेलेबल करा देंगे, वहां से आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक को क्लिक करके वो जो क्लास है अटेंड कर सकते हैं। फॉरेन इंपोर्ट, जब आप किसी चीज को इंपोर्ट करते हैं देन डेफिनेटली वो फॉरेन है, फॉरेन से आया है। और जब इंपोर्ट हुआ है तो वो स्वदेशी तो है नहीं। अब यहाँ पर स्वदेश को लेकर बहुत सारी बातें हैं। जहां पर आप रहते हैं वो आपका स्वदेश है, जो दूसरा रहता है वो परदेश है। तो अगर कोई आयात हुआ तो वो परदेश से ही आया होगा, इसलिए वहां पर फॉरेन लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद आता है आपका रिट्रीट अगेन। अब सबसे पहले हम रिट्रीट को समझते हैं। रिट्रीट का मतलब होता है टू से और डू समथिंग अगेन, कुछ कहना या कुछ दोबारा परफॉर्म करना, कुछ कहना या दोबारा परफॉर्म करना। तो जब आपने रिट्रीट बोल दिया, आप दोबारा कर रहे हैं, तो अगेन की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप देखते हैं रिसीड बैक। अब रिसीड क्या है? रिसीड बैक होने का ही एक मीनिंग है। रिसीड यूज कहाँ किया जाता है? रिसीड को हम उस जगह पर यूज करते हैं जैसे कि मान लीजिए कि फ्लड आया और फ्लड का पानी जैसे जैसे घटता गया तो आप कहेंगे इट इज गेटिंग रिसीडेड, यह घट रहा है। रिसीड किसी की तीव्रता को कम करने में भी हम यूज करते हैं। तो रिसीडिंग पॉइंट्स मतलब घटते हुए। अगर कोई साउंड्स हैं, बहुत शोर शराबा हो रहा है और वो साउंड फिर घटता चला जाता है, तो वह डाई डाउन के सेंस में रिसीड होता है, घटता चला जाता है। तो रिसीड बैक जहां से शुरू हुआ था जिस लेवल से, उसी से वो घटता चला गया। तो रिसीड के बाद भी आप बैक यूज नहीं करते हैं, जिस तरह से आपने यहाँ पर अगेन यूज नहीं किया था। तो रिसीडिंग बैक इन द सेंस ऑफ रिटर्न यू यूज रीबिल्ड। अब रीबिल्ड क्या है? आपने पहले री लिखा, री का मतलब है डू अगेन, ठीक है, डू अगेन। और बिल्ड का जो यहाँ पर मतलब है, बिल्ड मीन्स कंस्ट्रक्ट करना। तो रीबिल्ड, तो यहाँ अगेन का मतलब जब री है तो फिर आपको अगेन लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि रीबिल्ड अगर आप कर रहे हैं तो रीबिल्ड के साथ अगेन की कोई जरूरत आपको नहीं आने वाली है, आपको नहीं लिखना है। यह आपकी राइटिंग सेक्शन में एरर क्रिएट करता है, बैड इंप्रेशन देता है।
इसके बाद आप आते हैं रेवर्ट बैक। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग रेवर्ट। इससे पहले है रिकॉल बैक। अब रिकॉल क्या होता है? टेक बैक और गो बैक टू प्रीवियस स्टेट। रिकॉल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज को भूल गए हैं, तो आप फिर रिकॉल कर रहे हैं कि मैंने कैसे कैसे किया था, कहाँ कहाँ हम गए थे, किस, अगर आप कोई चीज रखकर भूल गए हैं तो आप सारे बात को रिकॉल करते हैं और फिर उसको रिकंसिडर करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो इसका मतलब हुआ रिकॉल, टेक बैक एवरीथिंग। आप पूरा सारा वापस यूज करके देख रहे हैं, सोच कर देख रहे हैं, पूरे सीन को दोहरा रहे हैं। या गो बैक टू प्रीवियस स्टेट, आप पुरानी स्थिति में जाकर के फिर दोबारा से आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिकॉल आया, जब आप कॉल को री कर रहे हैं तो आपको उसमें बैक की कोई जरूरत नहीं है। आई एम रिकॉलिंग माई पास्ट, तो रिकॉलिंग बैक माई पास्ट, तो पास्ट को जो मैं रिकॉल कर रहा हूं ऑफ कोर्स वो अपने आप में क्या है? बैक हो रहा है। तो रिकॉल के बाद आपको बैक नहीं लगाना है। इसके बाद आता है आपका रेवर्ट। रेवर्ट का मतलब है रिप्लाई। और रिप्लाई कब करते हैं आप? रिप्लाई आप जब करते हैं जब कोई क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। कई बार हम रिप्लाई का फिर रिप्लाई करते हैं, तो वह आपका क्या होता है? रेवर्ट होता है। तो यहां पर क्या हुआ? रिप्लाई हुआ। तो जब आप किसी को जवाब दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स किसी चीज का पलट आप दे रहे होंगे, तो वहां पर आपको क्या करना होता है? बैक नहीं लगाना होता। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा कि रेवर्ट के बाद बैक नहीं आता। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, बेसिक फंडामेंटल और बेसिक फंडामेंटल। आई थिंक यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। बेसिक में रेड बेसिक है और यहाँ बेसिक ब्लू है और फंडामेंटल रेड है, जबकि यहाँ फंडामेंटल ब्लू है। तो यहाँ क्या सीखा भाई? या तो आप बेसिक रिमूव कर दीजिए या फंडामेंटल हटा दीजिए। बेसिक रूल्स, बेसिक फंडामेंटल रूल्स, दोनों बातें एक ही बात को डिस्प्ले करती हैं, दिखाती हैं, बताती हैं। तो जब फंडामेंटल है तो ऑफ कोर्स बेसिक है, और अगर बेसिक है तो फंडामेंटल तो है ही। तो आपको फंडामेंटल के साथ बेसिक यूज नहीं करना है। बेसिक एडजेक्टिव की तरह भी काम कर देता है और बेसिक अपने आप में सफिशिएंट है रूल्स ना लिखने के बाद भी। तो आपको कोई एक एक्सप्रेशन, कोई एक वर्ड ही यूज करना है आधार से रिलेटेड बात बताने में। बेसिक का मतलब है जो बिगिनर्स होते हैं, जिसके जाने बिना काम नहीं होता, जो एडवांस फॉर्म नहीं होती, उसे बेसिक कहते हैं, फंडामेंटल कहते हैं। इसके बाद अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस टू। सरप्राइज क्या होता है? सरप्राइज वो सारी बातें होती हैं जो हमें चौंका दें, और सरप्राइज अपने आप में ही अनएक्सपेक्टेड है। तो अनएक्सपेक्टेड लिखने की आवश्यकता क्या है? तो अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ? सर्विंग नो यूजफुल पर्पस। अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ? हैविंग नो एक्सक्यूज फॉर बीइंग। कोई बहाना नहीं है कि हम इसको यूज करें, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि इस पर्पस, इस वर्ड का यूज किया जाए। तो अनएक्सपेक्टेड पर्पस के साथ यूज नहीं होता। फ्यूनरल सर्विस, देखिए जो फ्यूनरल है वो एक तरह से राइट्स तो है ही। राइट्स का मतलब होता है कि रस्में या जो हमारी धार्मिक कुछ कार्य होते हैं, तो फ्यूनरल वर्ड के अंदर वो सब कुछ आता है। तो आपको फ्यूनरल के साथ सर्विस वर्ड यूज नहीं करना। फ्यूनरल क्या है? फ्यूनरल है दाह संस्कार, तो फ्यूनरल है तो उसमें सर्विस वर्ड इंक्लूडेड है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम यहाँ पर फ्यूनरल के साथ सर्विस यूज नहीं करते हैं। तो आपके लिए नए टॉपिक सर्च करते रहना और आपकी टू मीट योर रिक्वायरमेंट्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरे करते रहना ही हमारा पर्पस है। और ये जो एजुकेशन है इंग्लिश में, इसको बेहतर से और बेहतर करते रहना हमारा प्रयास है। तो उसी एफर्ट पे की जो का जो सिलसिला है, उसमें हमने ये टॉपिक सुपरफ्लुअस वर्ड्स और एक्सप्रेशंस लिया और आपके सामने है। हमें लिखिएगा कि आपको कैसा लगा और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर आप चाहेंगे कि हम वीडियोस बनाएं। जैसे कि स्टूडेंट्स के कमेंट्स हमें मिले हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ स्टफ तैयार किया जाए, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस एज वेल आपके लिए कुछ अच्छे मार्क्स दिलाने में सहायक हो। उस पर हम अभी काम करने वाले हैं और जल्दी ही आपको ऐसे लेक्चर्स मिलने लगेंगे। तो फॉर ऑल दिस एंड फॉर एनीवन टाइप ऑफ योर क्वेरी or requirement we will try to do.
आर बेस्ट। तो देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वाचिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स अ लॉट। यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 10 है रिवर्स बैक। रिवर्स बैक क्या है? टू पे बैक समथिंग। टू पे बैक समथिंग का मतलब कुछ ऐसा है जैसे कि मान लीजिए कि अगर गैस सिलेंडर फटने से आपका कोई नुकसान होता है तो कंपनी आपको कुछ मुआवजा दे। तो इस तरह से वो रिवर्स बैक में आता है, टू पे बैक समथिंग। जैसे आप किसी का नाम ले लीजिए, रीमा वॉज reimbursed for the damage caused by the cylinder। तो इस तरह से यहाँ पर आपने क्या किया? reimburse back। तो reimburse के साथ आपको बैक नहीं लगाना है। एक वर्ड आपने सुना होगा कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है कि जब कोई नुकसान होता है तो जिसे आप मुआवजा कहते हैं, तो उसके एवज में जब कुछ ऐसा होता है तो गवर्नमेंट आपको कुछ रुपया सैंक्शन करती है। जैसे मान लीजिए कोई रेलवे एक्सीडेंट हुआ, कुछ घायल हुए, कुछ देहांत किन्हीं का हो गया, वो उस दुर्घटना में चल बसे, तो आपने सुना होगा कि मृतकों को इतने लाख रुपए या इतने रुपए और घायलों को इतना दिया गया है, तो वो कंपनसेशन है। लेकिन जब आप वर्ड रिवर्स यूज करते हैं किसी नुकसान की वजह से आपको जो पैसा मिलता है तो रिवर्स आता है, तो उसके साथ आपको बैक नहीं लगाना है। उसके बाद आते हैं रिबॉर्न। रिबॉर्न के अंदर भी आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर री का मतलब तो आपका अगेन हो गया, री का मतलब अगेन, और उसके साथ आपका बॉर्न होना, जन्म लेना, किसी चीज का नए सिरे से पैदा हो जाना आता है। तो जब रिबॉर्न आ गया और री अगेन का सेंस है तो हमें अगेन नहीं लगाना है। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये लगभग सब एक जैसी हैं। अब आगे आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर 12 लिटिल बिट डिफरेंट है। क्लोज प्रोक्सिमिटी। सबसे पहले क्लोज को समझते हैं। क्लोज हमारा ऐसा भी मीनिंग देता है जिसे हम बंद करना कहते हैं। और प्रोक्सिमिटी क्या है? प्रोक्सिमिटी एक्चुअली जैसे मान लीजिए कि हमारा इंस्टीट्यूट है या स्टूडियो है, व्हाटएवर, इसकी आसपास क्या क्या बिल्डिंग्स हैं, क्या क्या दुकानें हैं, कौन सा रोड होकर गुजरता है, तो हमारा प्रोक्सिमिटी है। तो प्रोक्सिमिटी का मतलब क्या हुआ कि नियर एरिया, सराउंडिंग्स। तो क्या हुआ कि क्लोज लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोक्सिमिटी के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं और बस स्टैंड और व्हाटएवर यू हैव, तो वहां क्लोज लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रोक्सिमिटी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट इज nearness and second is availability of something in that area, that is proximity। okay, तो you may bear in your mind forever कि proximity के साथ close नहीं लगाना है। इसके बाद आता है परफेक्ट। अब कोई भी चीज परफेक्ट कब होती है? अगर कोई कमी है तो परफेक्शन में कमी है, उसे और अच्छा कीजिए और अच्छा कीजिए। और जब आप परफेक्ट हो गए तो परफेक्ट का तो अपने आप में क्या है, मीनिंग ही ये है कि 100% आपको मिल गया। तो अगर हम कहें सबसे ज्यादा परफेक्ट है, तो सबसे ज्यादा परफेक्ट होना क्या होता है? परफेक्ट तो परफेक्ट है, परफेक्ट एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका है। और एब्सोल्युटली पूरी तरह से परफेक्ट है, अरे जो पूरी तरह से है वही तो परफेक्ट है। अगर मान लीजिए एब्सोल्युटली नहीं है तो परफेक्ट वो है ही नहीं। तो इसलिए परफेक्ट के अंदर मोस्ट और एब्सोल्युटली इंक्लूडेड है। वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी एडिशनल वर्ड टू द वर्ड परफेक्ट। ये आप आई थिंक अच्छे से समझ गए होंगे और आपकी लैंग्वेज में ये डेफिनेटली बहुत यूजफुल साबित होगा। इसके बाद आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कावर्ड, कावर्ड मैन। अब हमें सुनते ही ऐसा लगता है कि कावर्ड जो है वह एडजेक्टिव, बट वो एडजेक्टिव नहीं है। कावर्ड जो है वो अपने आप में नाउन है। अब जब नाउन है तो नाउन के साथ आप क्या करते हो? जैसे कि आपने लिखा अ मैन, तो इसी तरह से मैन हटा करके हमने कर दिया अ कावर्ड। अब कावर्ड के अंदर क्या है? कावर्ड, व्हाट इज कावर्ड? कावर्ड इज इक्वल टू टिमिड प्लस मैन।
कावर्डाइज प्लस मैन, तो क्या हुआ कि दोनों क्वालिटी इसके अंदर हैं, तब कावर्ड बना। तो फिर तो जब हम कहें माय मॉम इजंट अ कावर्ड वुमन, तो हमें वुमन का यूज नहीं करना, क्योंकि अगर मॉम की बात कर रहा हूं तो वुमन तो वो है ही, तो ये वैसे भी अंडरस्टूड हुआ। तो यहाँ पर हमें लिखना है कावर्ड, क्योंकि कावर्ड के अंदर मैन और वुमन इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग लैक ऑफ करेज, साहस भी नहीं है और वह इंसान है, तो इसलिए मैन एंड वुमेन इसके साथ यूज नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कावर्ड के साथ मैन का यूज नहीं करना। जितनी रेड एक्सप्रेशंस हैं ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस हैं। इसी तरह से निगार्ड कंजूस के सेंस के अंदर आता है और बहुत रुक रुक कर पैसा खर्चा करने वाला इंसान होता है, तो इसी तरह से निगार्ड मैन नहीं अनिगार्ड आएगा। और अगर हमें निगार्ड को एडजेक्टिव की तरह से यूज करना ही है तो फिर क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि एडजेक्टिव में एलवाई लगा करके क्या कर लेते हैं, एडजेक्टिव में एलवाई लगाकर एडवर्ब बना लेते हैं। तो ये हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडवर्ब है जबकि एक्चुअली एडजेक्टिव है। तो अगर आपको अलग अलग ही लिखना है तो फिर आप लिखिए अ कावर्डली मैन, अ निगार्डली मैन, अ निगार्डली पर्सन, माय निगार्डली फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद है माइजर। माइजर भी निगार्ड की ही एक फॉर्म है जो कि कंजूसी को डिस्प्ले करती है, डिनोट करती है। तो इसी तरह से आप लिखेंगे अ माइजरली मैन। इसके अंदर फिर आप जो नाउन वाली फॉर्मेलिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स हैं यू विल फॉलो। तो यहाँ पर माइजर अपने आप में नाउन है तो आपको मैन लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है प्लान। अब आप कहते हैं कि भाई अब अपना प्लान बताइए आगे का। तो माय डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, ये बताइए कि जब आप प्लान पूछ रहे हैं तो ऑफ कोर्स अगला ही काम है, फ्यूचर एक्ट है और आपको वह एक्ट करना है। तो इसमें अहेड क्या होता है, प्लान खुद ही अहेड है। हाँ, ये कह सकते हैं व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान। भाई ये प्लान हमने पूरा कर लिया, अगला प्लान क्या है, ना कि आगे प्लान क्या है। प्लान तो खुद ही आगे है, तो प्लान के अंदर जो आपका अहेड पॉइंट है वो और जो एक्टिविटी है वो दोनों इंक्लूडेड है, फ्यूचर को डिनोट करती है। इसके बाद आता है फिली अवे। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स फिली। फिली का मतलब है मैदान छोड़कर भागना, कायरों की तरह, कावर्ड की तरह भागना। जब आप भागेंगे तो ऑफ कोर्स अवे तो होंगे ही, जो डिस्प्यूटेड प्लेस है या जो भी डिस्प्यूटेड पॉइंट है जिससे आप एस्केप करना चाहते हो उससे अवे तो होंगे ही। तो फिली के साथ अवे की नीड नहीं है, क्योंकि आप रन तो हो ही रहे हैं प्लस अवे भी जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा, आप फिली अवे तो फिली फ्लैट, तो आप इस तरह से फिली के साथ अवे यूज नहीं करते। इसके बाद आता है काइंडली। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू डू दिस। अरे जब आप रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो व्हाट काइंडली, काइंडली कम हियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, प्लीज कम हियर। These are three different expressions through which we display our request, and we are doing the same thing on the same place but with two words, and we are saying the same thing. So you should not write kindly, you should omit kindly, because requested is the form of kindly, क्योंकि requested जो kindly का अर्थ है उसे पूरा करता है, इसलिए आपको यहाँ पर kindly लिखने की जरूरत नहीं है। और आप यहाँ देखेंगे कि जो आपका रिक्वेस्टेड है ये रिक्वेस्टेड काइंडली को डिस्प्ले करता है। काइंड का एक मीनिंग होता है दयालु, और काइंडली दयालुता। और यहाँ पर इस तरह का कोई रिक्वेस्ट का मतलब नहीं है। रिक्वेस्टेड अपने आप में सफिशिएंट वर्ड है किसी भी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। कुछ हमारे इडियम्स हैं हार्ट एंड सोल। अब हार्ट एंड सोल को आप सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। हार्ट एंड सोल, दिल और आत्मा, ये हुए इसके लिटरल मीनिंग शब्दार्थ। हमें जाना है इडियोमैटिक मीनिंग में, मुहावरेदार मीनिंग में, जो सेंस डिस्प्ले करता है। तो इसमें हम कहेंगे कि इस कार्य को आप पूरे मन लगाकर कीजिए, तो बाय हार्ट आती है एक्सप्रेशन, और एक आता है बाय हार्ट एंड सोल। तो बाय हार्ट एंड सोल के साथ हम विद नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि जब आप दिल से कर रहे हो तो बाय हार्ट एंड सोल आपको साथ में आना है, यानी तो बाय नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, आप कहेंगे हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल में बाय और विद इंक्लूडेड है, तो यू मस्ट
लर्न इंग्लिश हार्ट एंड सोल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हार्ट एंड सोल। तो हार्ट एंड सोल के साथ आपको विद नहीं लगाना है। इसके बाद आता है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब है कि पुराने जमाने में एक बेडिंग हुआ करता था, जिसे हम बोरिया कहते थे, बिस्तर कहते थे। जब कहीं पर फंक्शन हुआ करता था तो क्या होता था कि हम अपने रजाई गद्दे सब साथ लेकर के जाया करते थे। पर जैसे जैसे मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों के पास जाने का समय कम है और सब चीज रेडीमेड होटल्स में, मॉडल्स में और जहां भी जाते हो सब चीज आपको तैयार मिलती है। तो अब बैगेज की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आज बैग तो खत्म हो गया, एक पार्ट रह गया है बैगेज, जो भी आप वो लगेज में टर्न हो गया है कि आपको जो सूटकेस या ब्रीफकेस या बैग्स वगैरह लेकर के जाते हैं। तो अब यहाँ पर है बैग एंड बैगेज। तो जब आप अपना बोरिया बिस्तर, जो कि हम उर्दू हिंदी से रिलेटेड टर्म्स में यूज करते हैं, या कहीं अपने सारे साजो सामान के साथ, तो जब आप बैग एंड बैगेज लगाएं तो उसके साथ भी आप विद का यूज नहीं करते हैं। इसी तरह से टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरी कोशिश के साथ, पूरे प्रयास के साथ। तो पूरे प्रयास के साथ करने का क्या मतलब है कि आप कोई भी काम, यानी आपने अपने टीथ को भी उसमें गाड़ रखा है, नेल को भी गाड़ रखा है, यू डू नॉट लेट योर अपॉर्चुनिटी गो, तो वहां पर आप टूथ एंड नेल कहते हैं। तो उसके साथ भी आप विद नहीं लगाते।